सिर्फ रैलियों और जनसभाओं से बिहार में बदलाव आ जाएगा? हम लोग संकल्प दे रहे हैं कि हम बिहार को बदलने का संकल्प लेते हैं, उसके लिए उनको योगदान करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। बीटेक करने के बाद, आईआईटी करने के बाद लोग अक्सर विदेश निकल जाते हैं, पैसे कमाते हैं। मेरी नौकरी जर्मनी में भी लगी, मेरी नौकरी एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में भी लगी। चाहता तो अपने लिए अच्छे से कमाता, आज कहीं विदेश में सेटल रहता है। फिर अचानक घर से फ़ोन आया कि लगन का समय चल रहा है, पकड़ के शादी होती है बेगूसराय मुकामा में, इसलिए घर मत आइए। वो मेरी लाइफ का एक डिफाइनिंग फेज था। आपकी छवि जो है वो निडर आईपीएस के रूप में भी जानी जाती है। अनंत सिंह जैसे बाहुबली की गिरफ्तारी में इतनी चुनौतियाँ आती हैं, उनको कैसे टैकल करते हैं? देखिए, जीवन में जब भी कोई द्वंद आता है ना, जब आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता, इस प्रकार अनेक विचार मन में चलते हैं, लेकिन तब मन कहता है कि तुम्हारा हृदय क्या कहता है। एक अधिकारी होने के नाते अभी तक आपको क्या लगता है, आप कितना बिहार में बदलाव ला पाए हैं? विकास वैभव का प्रशांत किशोर के संवाद का फ़र्क क्या है? बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उनका संसदीय क्षेत्र है, आपके उनके कैसे रिश्ते हैं? केजरीवाल ने भी कहा था कि वो पार्टी नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ जो आंदोलन है हमारा सिर्फ करप्शन को लेके, एक सामान्य हमारे जो बिल हम जिसकी मांग कर रहे हैं उसको लेकर है। उस कंडीशन में अगर आप कभी राजनीति में आते हैं तो आपके सामने क्या पैरामीटर होंगे कि हमें किन पैरामीटर्स पे आगे बढ़ना है और कैसे हमको अपने सिस्टम को बदलना है? आईपीएस विकास वैभव को किससे डर लगता है? बिहार के सबसे चर्चित आईपीएस ऑफिसर जो न कभी किसी बाहुबली नेता के आगे डरे, न कभी किसी के आगे झुके, हमेशा सख्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं। चर्चे इनके इन दिनों बेहद आम हैं। बिहार की तकदीर बदलने की बातें हो रही हैं। क्या वाकई बिहार बदलने वाला है? ये सब जानेंगे चर्चित आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव से। विकास जी, न्यूज़ रूम पोस्ट के गेस्ट सेशन में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो विकास वैभव जी, सबसे पहला सवाल हमारा यही है आपसे कि आप इन दिनों रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, बिहार में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, नौकरी के साथ कैसे वक्त निकाल पा रहे हैं आप? देखिए, जब मन में इच्छा हो और इच्छा तीव्र हो तो समय अपने आप हम निकाल लेते हैं उसको करने के लिए। जहाँ तक बात रैलियों की हुई, सभाओं की हुई, तो मैं तो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि हर बिहारवासी के मन में एक भावना है कि बिहार का विकास हो, बिहार का भविष्य उज्ज्वल हो। और आज जो परिस्थिति है उसको जब देखते हैं तो हर व्यक्ति विचलित होता है, चिंतित होता है कि छोटे से रोजगार के लिए जब बिहार से बाहर जाना पड़ता है तो उस घर को छोड़ने में जो पीड़ा होती है, जो पेरेंट्स की पीड़ा होती है, उसको आप वर्णित नहीं कर सकते। और जिस प्रकार से आप देखें, बिहार में एक समय ऐसा था जब शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना यूरोप में नहीं थी, तब विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। उस बिहार से जब देखते हैं कि आज कोचिंग तक के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं तो निश्चित लगता है कुछ होना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि बदलाव हो, फिर लेकिन जब इस रूप में हम सोचते हैं कि बदलेगा कौन, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार की उस निराशा को मैंने व्याप्त होते देखा है। जब लगता है कुछ हो नहीं सकता, जिनसे पूछो तो कहते हैं बिहार में इतनी समस्याएं हैं, जातिवाद इस रूप में ग्रसित हुए रखा है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, संप्रदायवाद की समस्या है, हमारी जनसंख्या अपने आप में एक बड़ी समस्या है। बहुत सारे विषयों को जब मैं देखता हूँ तब मुझे लगता है कि यदि दृष्टि हम बदल लें, बिहार प्राचीन काल में जब हम देखते हैं, जब संसाधन नहीं थे, रोड्स, टेक्नोलॉजी इस प्रकार की नहीं थी, तब क्यों ऐसा था कि हम अफगानिस्तान के पार तक साम्राज्य का निर्माण कर सके? तब क्यों ऐसा था हम विश्वविद्यालय निर्मित कर सके? तो एक बेसिक डिफरेंस जो मैं देखता हूँ उस समय की सोच और अब की सोच में, कि हम बड़ा सोचते थे। जातियाँ बिहार में तब भी थीं, लेकिन जिस प्रकार का जातिवाद आज व्यक्ति को व्यक्ति से जुड़ने नहीं देता, दो लोग मिलते हैं, आपस में पहली बात जानना चाहते हैं कौन किस जाति का है, उसके अनुसार तय करते हैं कि इस व्यक्ति से मेरी मित्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप कोई अच्छा काम भी करोगे तो दूसरा व्यक्ति उसको जाति के आईने से देखता है। और ऐसा समाज जब बन जाए जिसमें लोग की सोच ऐसी संकुचित हो जाए, निश्चित है कि उसमें अनेक प्रकार की विकृतियाँ आएंगी। और बिहार लगभग आज उसी स्टेज में मैं देखता हूँ। और मुझे लगता है कि इससे यदि आगे निकलना हो तो हर बिहार के युवा को, हर बिहार के व्यक्ति को समझना होगा कि उस काल में यदि हम थे तो कारण वेदांत की दृष्टि थी जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानती थी, भेद नहीं था। हम मानते थे कि ईश्वर का अंश हर व्यक्ति में है जो पूर्णता लिए हुए है, इसलिए हर व्यक्ति की क्षमता असीम है। और जिस संस्कृति में इस प्रकार की सोच आ जाए तो निश्चित हम आगे सोचने लगते हैं, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के भेद से भी ऊपर उठ जाते हैं। और तब बिहार के इतिहास को जब देखेंगे तो हम पाते हैं नंदवंश का उदय हुआ, सबसे निम्न वर्ग से आता था। चाणक्य भी जब चले तो चंद्रगुप्त की उन्होंने जाति नहीं देखी, केवल सामर्थ्य को देखा। तो सामर्थ्य को पूजने वाली जो भूमि थी आगे बढ़ रही थी, इसलिए वैशाली में हम देखते हैं कि जाति के आधार पर नहीं, सामर्थ्य के आधार पर शासक को चुना जा सकता है, ऐसी परिकल्पना पहली बार जागृत हुई। आज प्रजातंत्र आदर्श है, लेकिन विश्व का जो पहला गणराज्य था उस रूप में वैशाली का हम स्मरण करते हैं। तो नई सोच की भूमि, नए अपवाद प्रस्तुत करने के लिए तत्पर भूमि रही बिहार में। आज यदि उसी प्रकार की सोच को हम पुनः स्थापित करते हैं अपने मन में, युवाओं के मन में, निश्चित हम आगे जाएंगे। और कहीं न कहीं किसी एक व्यक्ति को निमित्त बनना होता है उस संदेश को लिए जो कहीं और का नहीं,
हमारे पूर्वजों का ही संदेश है जो कभी भूमि को आगे ले जा रही थी। आपने जात पात की बात कही, बदलाव की बात कही, इन पे आगे भी और हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप बेगूसराय से आते हैं, आईआईटी कानपुर से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक करते हैं, और बीटेक करने के बाद, आईआईटी करने के बाद लोग अक्सर विदेश निकल जाते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन आपने बिहार की सेवा का विकल्प चुना। ये शिफ्ट कैसे? देखिए, शिफ्ट कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा इवेंट हुआ था, मतलब इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। 9th में था मैं, भोपाल में पिताजी की पोस्टिंग हुई। पिताजी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में जॉब करते थे, अब सर्विस से रिटायर कर गए हैं, यहीं नोएडा में रहते हैं। और उस 9th में जब मैं गया तो पहली बार बरौनी के बाद भोपाल पहुंचे थे, और बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाना शुरू किया। और तब उससे पहले ऐसी भावना कभी लगी नहीं थी कि बिहारी हूँ तो किसी से कम हूँ या वैसा है, लेकिन जब चिढ़ाने लगे तब बिहार के इतिहास को भी खंगालने लगा। और उससे कुछ दिनों पहले नालंदा गए थे, तो नालंदा में गाइड ने बताया था कि विश्व भर से लोग आते थे, और तब मन कहने लगा कि इस अवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए उसको अपमान का सूचक किसने बना दिया? कभी बिहार से ही इस भोपाल के पास विदिशा थी, वहाँ शासन होता था, सम्राट अशोक को भेजा गया था गवर्नर बना के, उस बिहार के लोगों पे लोग क्यों हंस रहे हैं? उस समय तो 9th में थे, एक संकल्प जागृत हुआ कि अपने जीवन काल में, ये 93-94 की बात है, उस समय एक संकल्प जागृत हुआ आज से 30 साल पहले कि यदि अपने जीवन काल में कुछ ऐसा कर सको जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक हो जाए, तो निश्चित मैं हर प्रयास करूंगा, जो बलिदान करना हो करूंगा, क्योंकि जीवन की सार्थकता इसी में मेरी होगी। और तब उस समय क्लास में टॉपर हुए, बच्चों की दृष्टि बदली कि बिहारी कैसा होता है, उसकी बौद्धिक क्षमता क्या होती है। वो तो एक छोटी सी जंग थी, लेकिन उसके आगे और बढ़े। पिताजी की पोस्टिंग दिल्ली हुई, केंद्रीय विद्यालय नोएडा में आए 10th में, फिर 11th-12th मैंने सरदार पटेल विद्यालय दिल्ली से किया, और आईआईटी की मैंने तैयारी शुरू की। आईआईटी का एग्ज़ाम बड़ा अच्छा हुआ, निकल के आए तो पता चला पेपर लीक हो गए हैं, और लीक का केंद्र बिहार था। एक अलग झटका। कैंपस पहुँचे तो फर्स्ट ईयर के बाद पिताजी की पोस्टिंग फिर हो गई बरौनी, और घर जाना था, सब कुछ तैयारी भी थी, लेकिन अचानक घर से फ़ोन आया कि लगन का समय चल रहा है, पकड़ के शादी होती है बेगूसराय मुकामा में, इसलिए घर मत आइए। वो मेरी लाइफ का एक डिफाइनिंग फेज था जब मैं देख रहा था। उसके बाद मेरी नौकरी जर्मनी में भी लगी, मेरी नौकरी एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में भी लगी। चाहता तो अपने लिए अच्छे से कमाता, आज कहीं विदेश में सेटल रहता। अधिकांश मित्र मेरे आज बाहर ही हैं। इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो आज रहते हैं, और बहुत लोग आज बाहर के सिटीजन भी हो गए हैं। लेकिन मेरे मन में एक पीड़ा थी, एक कल्पना थी कि यदि हर व्यक्ति इस प्रकार से पलायन कर जाए, जो सक्षम है, जो बिहार को कुछ दे सकता है, तो बिहार बदलेगा कौन? इस संकल्प के साथ तब मुझे लगा कि मैं कोई पॉलिटिकल फैमिली से भी नहीं हूँ, न बिजनेस फैमिली से हूँ, तो क्यों ना सिविल सर्विसेज की परीक्षा दूँ कि कम उम्र में एक ऐसे लीडरशिप पोजीशन के साथ समाज को सर्व कर सकूँ, और जिस परिवर्तन की मैं कल्पना करता हूँ उसमें मेरा कोई योगदान हो सके। और इस रूप में ईश्वर की कृपा रही, आईपीएस बने, बिहार कैडर मिला, और तब से यात्रा चल रही है। अनेक जिलों में भी योगदान मैंने दिया, और आज भी केवल कर्तव्यों तक सीमित नहीं रहा, जो निर्धारित कर्तव्य, उसके अलावा जो समय, खाली समय जो परिवार को दे सकता हूँ, उसको भी बिहार के युवाओं को देने का इसलिए प्रयास करता हूँ क्योंकि हर व्यक्ति के जागने से ही बिहार में एक बड़ा परिवर्तन होगा, जिसकी कल्पना हम लोग कर रहे हैं। दिमाग में जब आप आईपीएस बने तो पहली बार क्या आया कि जो माहौल बिहार का है उसे हमें कैसे बदलना है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे मन में सोच रही है कि व्यक्ति का प्रयास ईमानदार होना चाहिए, उसमें एक निस्वार्थ भाव होना चाहिए। जो इस भाव के साथ शुद्ध मन से हम चलते हैं, निश्चित हम लोग प्रभावित भी करते हैं, और जिस उद्देश्य के साथ चलते हैं उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। तो जहाँ भी मैं रहा हूँ, पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और बिना अहंकार के मैंने कार्य किया है, और इसीलिए जो सफलता मिली है, कई ऐसी सफलताएं मुझे मिली जो असंभव मानते थे, लेकिन शुद्ध मन से जब प्रयास होते हैं निश्चित सफल होते हैं। हाँ, आपकी छवि जो है वो निडर आईपीएस के रूप में भी जानी जाती है। अनंत सिंह जैसे बाहुबली की गिरफ्तारी में आपकी भूमिका अहम रही है। ऐसे भी कई लोग और हैं जिनके खिलाफ आपने सख्त एक्शन लिए हैं। तो इस दौरान आपको क्या अनुभव हुआ? ये कितना आसान होता है या कितनी चुनौतियाँ आती हैं? उनको कैसे टैकल करते हैं? देखिए, जीवन में जब भी कोई द्वंद्व आता है ना, जो आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता, इस प्रकार अनेक विचार मन में चलते हैं। लेकिन तब मन कहता है कि तुम्हारा हृदय क्या कहता है, तुम्हारा अंतर्मन क्या कहता है। और अंतर्मन को जब झांकता हूँ तो मैं पाता हूँ अंतर्मन कहता है कि इस परिवर्तन के लिए ही तुम तैयार हो रहे हो, इसमें तुम्हारी भूमिका है, और यदि तुम आज चूक गए तो निश्चित यात्रा तुम्हारी आज से विफल हो जाएगी। तब एक शक्ति, अदृश्य शक्ति कहीं से आती है जो आपको सुदृढ़ करती है, बड़ी से बड़ी चुनौतियों को लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए, और आगे ले जाती है, और बड़ी से बड़े जो झंझावात हो तो उससे निकाल लेती है। तो इसको मैंने देखा कि शुद्ध हृदय से हम करते हैं। तो महाभारत में एक श्लोक है जो यक्ष ने युधिष्ठिर से जब पूछा था, उन्होंने कहा, धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता है। जो धर्म की रक्षा करता, धर्म उसकी रक्षा करता। तो इस प्रकार की भाव जब होगी, सत्य के लिए हम चल रहे हैं, तो निश्चित है कि मेरा अहित नहीं होगा। भले कुछ समय के लिए क्षणिक उद्वेलन हो, हम विचलित हो जाएं, लेकिन निश्चित है कि जीत आपकी ही होगी यदि आप सत्य के साथ चल रहे हैं, बिना स्वार्थ के चल रहे हैं। बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं आप, एक अधिकारी होने के नाते
अभी तक आपको क्या लगता है आप कितना बिहार में बदलाव ला पाए हैं? देखिए, मेरी जो भूमिका है एक अधिकारी के रूप में, उसमें जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होती रही है उसमें मैंने अपना संपूर्ण दिया है। उससे बगहा में जब रहा तो बगहा क्राइम के लिए बड़ा जाना जाता था, रोहतास उग्रवाद से अत्यंत प्रभावित था। लेकिन जब लोगों से जुड़े, संवाद स्थापित हुआ, उनके पूर्वजों की जो दृष्टि थी उससे हम जुड़े, लोगों को हमने प्रेरित किया, तो चीज़ें बदल गई। क्राइम मिटा, उग्रवाद मिटा। और इसी को जब मैं देखता हूँ कि ये तो बात कर्तव्य स्थल पर हुई, उसके अतिरिक्त जिन युवाओं से मैं बात करता हूँ तो अनेक युवा हैं जिनको करियर काउंसलिंग के माध्यम से हम लोगों ने बताया और आज काफ़ी सफल हैं। अनेक युवा हैं जिनको हम आज स्टार्टअप्स के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो उनके द्वारा स्टार्टअप्स लगाए गए बिहार में। और बिहार को जब मैं देखता हूँ तो 30 वर्ष से कम लगभग 9 करोड़ की संख्या है जो हमारे युवाओं की है, जिनको आने वाले 2 दशकों में एम्प्लॉयमेंट बिहार में ही, शिक्षा बिहार में ही उसकी आवश्यकता होगी यदि हम 2047 तक एक विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। और 2047 इसलिए चूँकि भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष होंगे और हमारा लक्ष्य, सामूहिक लक्ष्य है कि भारत विकसित राष्ट्र बने। उसमें बिहार एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि बिहार विकसित नहीं होता है, यदि बिहार में हर व्यक्ति के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की सुविधाएं बिहार में ही उत्पन्न नहीं कर पाते, तो कैसे भारत विकसित होगा? तो इसके लिए हर व्यक्ति, जो किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी विचारधारा को, उसको मिलकर प्रयत्न करना होगा कि मिलकर सहयोग के साथ हम बिहार को आगे ले जाएं और तभी राष्ट्र को भी हम आगे ले जाके में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। विकसित बिहार की जो आपने बात की उस पर भी चर्चा करेंगे आगे, उसके लिए भी हमारे पास सवाल हैं। एक सवाल ये है कि खबरों में अब आप भी देखते होंगे कि बिहार में अब बात कही जाती है कि जंगल राज फिर से आ गया है। क्या ये सच है? और अगर ये है तो क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, खासकर बिहार? देखिए, अब ऐसे चीज़ों पर मैं कोई उस प्रकार की टिप्पणी नहीं करता। मैं सिंपल ये कहता हूँ कि जहाँ पुलिस, उसके यदि नेतृत्व ईमानदार हो, निष्पक्ष हो, तो क्राइम रहेगा ही नहीं। क्राइम अपने आप समाप्त होता है क्योंकि आप निष्पक्षता के साथ जब कार्रवाई करते हैं तो आप स्वतंत्र रूप से अच्छे से करते हैं और उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है। तो बिहार में चीज़ें बदली हैं, उसका यदि सबसे बड़ा कारण कुछ था तो यही था कि बिना भय, बिना पक्षपात के पुलिस ने कार्य किया है और उसी के कारण अनेक परिवर्तन हुए। कुछ समय के लिए कभी कभी घटनाएं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार में बहुत परिवर्तन हुआ और आने वाले समय जो नींव पड़ी है कि अच्छे तरीके से बिना भय, बिना पक्षपात के पुलिस कार्रवाई करे, इसको मैं कह सकता हूँ कि स्थायी होगी यदि इस भावना को हम मेंटेन रखते हैं। जी, होमगार्ड डीजी जो शोभा अहोतकर थी, उनके साथ आपका क्या कुछ विवाद हुआ? कैसे विवाद, कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, बहुत चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं, बहुत चीज़ों के उत्तर मैंने सरकार को भी दिए हैं जब मुझसे शोकॉज हुआ था। तो एक परिस्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति बहुत धैर्यवान हो तो भी विचलित हो जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी ही हुई और उसमें उस प्रकार से जो चीज़ें हुई तो हुई, लेकिन मन बड़ा स्पष्ट था कि क्षणिक उद्वेलन हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक धैर्य बना के रखना है। तो उसी धैर्य के साथ अपने जो कर्तव्य निष्ठा है उसको मैंने मेंटेन रखा और जो चीज़ें थी उसमें जो पूछा गया मैंने उत्तर भी दिया, क्योंकि मेरे मन में कोई ना स्वार्थ था ना कोई छल था। मैं तो अपना कार्य करने के साथ साथ जो करता रहा हूँ और करता रहूँगा। जी, आपको उस वक्त वहाँ थोड़ा पीछे भी हटना पड़ा कि आपको ये नहीं लगा कि सरकार ने आपके साथ ही ऐसा क्यों किया, ट्रांसफ़र जो हुआ? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि एक बड़ी सरकार ऊपर बैठी है ना, जो ईश्वर है, जानते हैं आपको किस समय क्या होना है और जो भी अनुभव आप ग्रहण करते हैं उस यात्रा में कुछ ना कुछ आपको सिखाते हैं, सुदृढ़ कर जाते हैं। जो भी आप समय आता है विचलित होते हैं, चाहे IIT के पेपर लीक हुए, उसने मुझे तैयार किया आने वाले समय में कुछ ऐसा परिवर्तन करूँ जिससे बिहार में परिवर्तन हो। तो उस समय कुछ चीज़ें हिट करती हैं आपको, आप पीड़ित होते हैं, द्रवित होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप आने वाले भविष्य के लिए तैयार हो रहे होते हैं कि आने वाले भविष्य में मैं एक बड़ी भूमिका में समाज में सकारात्मक परिवर्तन में योगदान दे सकूँ। मतलब जो तुरंत की जो परिस्थिति है, अगर उसमें कुछ संकट है तो उसके पीछे आगे का लक्ष्य कुछ और हो। तो ईश्वर ने कुछ एक बड़ी जो आपकी प्लानिंग है ना, उसमें हम लोग उस समय नहीं समझते, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ हो और यही मान के चलना चाहिए। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ चलना चाहिए। आपने एक साइलेंट पेजेस इंडिया नाम का ब्लॉग शुरू किया था, क्या वजह थी? देखिए, इतिहास में इतने रहस्य हैं, इतने गूढ़ तत्व हैं जो आज भी हमें प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन उनकी सुधरने वाला कोई नहीं है। रोहतास किला स्थापित था, प्राचीन काल से स्थापित था, वहाँ के लोग उस पर गौरव का अनुभव करते थे, लेकिन परिवर्तन कुछ क्या हो रहा था? स्थिति ऐसी थी कि उग्रवादियों के चंगुल में था, काले झंडे लहराए जाते थे, तिरंगा तक नहीं लहरा था। तो इतिहास में अनेक ऐसे संकेत हैं, अनेक ऐसे संदेश हैं जिनको आज हम ग्रहण करें तो हम वर्तमान को और भविष्य को भी बदल सकते हैं। इससे साइलेंट पेजेस एक प्रयास था जिसमें मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हैं ऐसे स्थलों के बारे में जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। अधिकांश वैसे बिहार के स्थल हैं, बाकी झांसी बुंदेलखंड के भी जो आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस थे, सरस्वती वैली थी, इस पर मैंने काफ़ी गहन अध्ययन किया, रिसर्च किया और प्रयास किया कि हमारी युवा पीढ़ी से अवगत हो। तो अपने ही सत्व को यदि हम भूल जाते हैं, स्वयं हम क्या थे भूल जाते हैं, तो हम वर्तमान भविष्य में क्या कर सकेंगे। तो एक प्रयास था, उसी का मुखर रूप
अब वर्तमान में संवाद के माध्यम से कर रहा हूँ। एक था कि पहले लिखते थे, अब है कि इतिहास के जो तत्व हैं न केवल लिखूँ, लोगों को संवाद करके समझाऊँ और बताने का प्रयास करूँ कि अब यदि परिवर्तन हम चाहते हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी आप सक्रिय हैं, असल मायने में क्या है सोशल मीडिया आपकी नज़र में? देखिए, सोशल मीडिया एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मंच है जिसमें आप अपनी बातों को रख सकते हैं। सोशल मीडिया हर एक चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं, अनेक चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन जीवन में यदि आप देखें तो हर समय एक द्वंद होता है, सही करना या नहीं करना। तो उसमें क्या आप चुनते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में आगे आने वाला समय कैसा होगा। तो सोशल मीडिया को मैं उसी रूप में देखता हूँ कि इसमें यदि आपको उपयोग उसका करना हो तो आपको देखना हो क्या चीज़ देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पर। आप मोटिवेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो यही देखता हूँ एक सकारात्मकता का एक बहुत बड़ा मंच है कि जो संदेश पहले उस प्राचीन काल में जब बिहार में न टेक्नोलॉजी थी न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तब तो हमारी संदेशों में जब शक्ति थी तो अफगानिस्तान के पार तक हम जोड़ पाए थे। उसका प्रभाव ऐसा था कि विश्व भर से लोग पढ़ने आना चाहते। तो आज यदि सोशल मीडिया का उचित प्रयोग करें, सही जानकारी सकारात्मकता के साथ हम लोगों को दें और जो इतने भेद हैं जो व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ते हैं इनके बारे में बताएं, तो निश्चित हमारा जो युवा पीढ़ी है बड़ा इंटेलिजेंट है, उसको यदि आप सही पिक्चर देंगे तो समझेंगे और राष्ट्र के निर्माण में सोशल मीडिया के इस रूप में बड़ा उपयोग हो सकता है। और जो लेट्स इंस्पायर बिहार कैंपेन है ये पूरा सोशल मीडिया पर ही आधारित है। प्रारंभ तो एक संदेश के साथ हुआ था, लेकिन लोग जुड़े। आज 76,000 से अधिक वॉलंटियर्स जुड़े हैं, 1,000 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं। अब तो बड़े जनसंवाद हम लोगों ने करना प्रारंभ किया है बेगूसराय से, और हर जिले में करेंगे। इसका एक बड़ा जो सक्सेस स्टोरी है सोशल मीडिया है, जिसमें सकारात्मक संदेशों को युवा पीढ़ी ने ग्रहण किया और जुड़कर आज बिहार के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी, यूट्यूब पर भी आप सक्रिय हैं, कोई खास वजह? नहीं, सोशल मीडिया के जितने माध्यम हैं सब पर मैं जहाँ यथासंभव जहाँ पर हूँ तो मैं फेसबुक, सोशल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबका प्रयोग इसलिए करता हूँ कि अच्छे संदेशों को अपने युवाओं के साथ साझा कर सकूँ और एक मोटिवेशन दे सकूँ, एक ड्रीम दे सकूँ। हमको अपने बिहार को यदि बढ़ाना है, सबको जाति, संप्रदाय, लिंग भेद से ऊपर उठकर बिहार के लिए कार्य करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप सक्रिय हैं, मतलब उसमें भी आपके प्रयास देखे जाते हैं। और आज के समय में जैसा जो चलन चल रहा है, जो कोचिंग सेंटर का जिस तरह से आप देख रहे हैं, आईपीएस के लिए हो चाहे किसी भी क्षेत्र की कोचिंग को लेकर हो, बच्चे जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, तो उस पैटर्न को आप कैसे देखते हैं? देखिए, शिक्षा और उद्यमिता दो मंत्र मैं मानता हूँ बहुत आवश्यक हैं राष्ट्र के विकास के लिए और बिहार के लिए विशेषता इसलिए क्योंकि शिक्षा केवल डिग्रीज के लिए नहीं, स्किल्स हमको एक्वायर करनी होंगी। जिस व्यक्ति को स्किल्स होंगी, ज्ञान होगा, ऐसा व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा, अपने लिए सृजन कर लेगा रोजगार का। ही कैन बिकम अ जॉब क्रिएटर। तो शिक्षा उस रूप में हो। और उद्यमिता अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बड़ी जनसंख्या है। केवल सरकारी नौकरी या जॉब सीकर यदि रहेंगे तो हम उस प्रकार की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम जॉब क्रिएटर्स की बात करते हैं, उस प्रकार की प्रेरणा अपने युवाओं में देते हैं, तो शिक्षा और उद्यमिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो कोचिंग की बात है, तो कोचिंग बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, उसमें भी इस अभियान बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी सामने आए कि हम लोग निःशुल्क वैसे बच्चों को पढ़ाएंगे जो गरीब हैं। मेरी व्यक्तिगत आप पूछेंगे तो मैंने तो कभी कोचिंग की नहीं थी, किताबों से ही पढ़ा और अच्छे से पढ़कर मैंने आईआईटी भी क्लियर की, यूपीएससी भी क्लियर किया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति कई बार सोचते हैं कि यदि कोचिंग नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। यदि हम एग्ज़ाम को, सिलेबस को समझते हैं, क्वेश्चन पेपर्स को समझते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, तो नहीं शब्द कुछ नहीं होता है। हर प्रयास में यदि हम ऊर्जा पूरी अपनी लगा दें तो निश्चित है कि सफलता संभव है। मतलब ये नहीं ज़रूरी है कि आप कोचिंग के सहारे ही सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं। 2047 तक विकसित बिहार की बात आपने की, उस लक्ष्य को लेकर आप लेट्स इंस्पायर बिहार एक कैंपेन भी चला रहे हैं। क्या कुछ है, थोड़ा न्यूज़रूम पोस्ट के दर्शकों को इसके बारे में बताएं। मतलब लेट्स इंस्पायर बिहार बेसिकली बिहार की दृष्टि को लेकर हम चल रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं उस बिहार की जो अग्रणी था जब संसाधन नहीं थे। उसके कारण है दृष्टि। और आज उसी दृष्टि को जब हम बताते हैं तो हम कहते हैं मंत्र होंगे शिक्षा, समता, उद्यमिता और सामाजिक प्रयास हम मिलकर करेंगे उसी दृष्टि के साथ। निश्चित बिहार बदलेगा। समस्या गहरी है, संख्या लोगों की बड़ी है, लेकिन जब ईमानदारी के साथ हम प्रयास करेंगे सफलता निश्चित मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर आगे चल रहे हैं। उन्होंने भी एक संकल्प यात्रा भी अभी आपने देखा होगा वो निकाली है। क्या इससे कुछ प्रेरित है? नहीं, तो बिल्कुल वही 100 वर्षों की जो बात है, जो राष्ट्र इस रूप में चल रहा है, उससे निश्चित बिहार को प्रेरित होना चाहिए, हर व्यक्ति को होना चाहिए। उसी दिशा में प्रयास है कि बिहार जब तक विकसित नहीं हो, भारत कैसे विकसित हो सकता है। तो भारत के हर अंग को, भारत के हर वर्ग को, हर जाति, हर संप्रदाय को इसमें योगदान करना होगा। मैं भी उसी के निमित्त योगदान कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि बिहार में कैसे बदलाव आ सकता है? बेगूसराय में जो आपने रैली की उसमें भी काफ़ी लोग आए। सिर्फ रैलियों और जनसभाओं से बिहार में बदलाव आ जाएगा?
देखिए जो भी जन संवाद हो रहे हैं या इस प्रकार के कार्यक्रम, उसमें हम लोग संकल्प दे रहे हैं कि हम बिहार को बदलने का संकल्प लेते हैं, उसके लिए उनको योगदान करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। हम कह रहे हैं बड़ी संख्या में आप भी योगदान, जो आप सक्षम है तो आप वंचित जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिए। यदि आप शिक्षित लोगों को कर सकते हैं तो उसके लिए प्रयास कीजिए। छोटा सा अंशदान हम मांगते हैं। ये प्रयास कोई केवल संवाद का नहीं है, संवाद से कुछ एक्शन हो, जिसमें युवाओं से हम स्पेशली कह रहे हैं कि आप स्टार्टअप लगाइए। जो लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम कह रहे हैं कि आप युवाओं का मार्गदर्शन कीजिए। तो एक चेन बने, एक नेटवर्क बने, जिसमें जो लोग मार्गदर्शन दे सकते हैं, जो बाहर चले गए बिहार से, यदि अपने विद्यालय में कुछ योगदान कर सकते हैं, एक प्रकार का सकारात्मक योगदान फॉर सोसाइटी, ये हम लोग करें। और ऐसे बहुत प्रयास हो रहे हैं। सिवान में आज आइडियल 40 एक बैच चलता है, जिसमें 9th और 10th के बच्चे बिहार बोर्ड के जो गरीब हैं, टैलेंटेड, उनको टीचर्स मिलकर पढ़ाते हैं निःशुल्क। अनेक ऐसे प्रयास निःशुल्क इसलिए चल रहे हैं कि मन में सबके भाव यही है, बिहार को यदि आगे बढ़ाना है तो ऐसे प्रयासों को बढ़ाना होगा। जो लोग सक्षम हैं उनको अनेक माध्यमों से सामने आकर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो यही प्रयास है। और संवाद, बड़े संवाद करने का अर्थ यही है कि हर गांव के हर जन तक हम पहुँचें। क्योंकि संदेश है कि केवल सोशल मीडिया में जो लोग एक्टिव हैं, जो पढ़े लिखे हम तक रहती है, तो बड़ा परिवर्तन कैसे होगा। और 2047 के लिए हम बात करते हैं तो हर जन तक पहुँचना होगा। इसीलिए बड़े संवादों में जो दृष्टि है, जो बिहार की दृष्टि है, उसको हम लोग साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। संवाद और जागरूकता का एक कार्यक्रम प्रशांत किशोर भी वहाँ पर चला रहे हैं बिहार में। तो विकास वैभव का प्रशांत किशोर के संवाद का फ़र्क क्या है? देखिए, मैंने तो जो चीज़ें बताता हूँ मैंने अनुभव किया है, मैंने परिवर्तन को होते देखा है और मैंने सीखा है उस चीज़ें कैसे चीज़ों को बदल सकते हैं। उस अनुभव के आधार पर जो मैंने खुद अपने सर्विस लेंथ में मैंने देखा, मैं यूथ को बता रहा हूँ और बिहार के इतिहास की बातें बता रहा हूँ। कोई नई बातें मैं किसी और के नहीं बता रहा, अपने बिहार के पूर्वजों की दृष्टि बता रहा हूँ। इसलिए मैं इस भिन्नता इस रूप में देखता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल कैंपेन नहीं है, एक सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल कैंपेन है। और आधार इसका बिहार की दृष्टि है, कोई मेरी दृष्टि नहीं है। मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, तो बिहार की दृष्टि को लेकर चल रहा हूँ। इसी के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहा हूँ। सबके मन में एक जिज्ञासा है, क्या विकास वैभव राजनीति में आएंगे? देखिए, अनेक अवसरों पर पूछा गया है, तो मैंने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा है कि अच्छे लोगों को, निस्वार्थ और ईमानदार लोगों को राजनीति में आने का प्रयास करना चाहिए, आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि बड़ा परिवर्तन निश्चित होता है, सकारात्मक होता है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात आप पूछेंगे तो मैं देखता हूँ बिहार में ऐसे कुछ लोग आते भी हैं, जब तक समाज में एक बड़ी क्रांति नहीं आती, बड़ा परिवर्तन नहीं आता, उसकी दृष्टि नहीं बदलती, तो शायद जो लक्ष्य हमारा सफल नहीं हो। इसलिए मैं राजनीति से बड़े प्रयास में लगा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि समाज की दृष्टि बदले, और इसलिए मैं डायरेक्टली यूथ से कनेक्टेड होने का प्रयास कर रहा हूँ कि यूथ जुड़ें। और यूथ जो आने वाले बिहार का भविष्य है, राष्ट्र का भविष्य है, उनके मन में इस प्रकार की प्रेरणा जगे कि बिहार की प्राचीन दृष्टि थी जिसने उसे तब उत्कर्ष पर स्थापित किया था, वैसे ही दृष्टि को लेकर हम आगे चलें। और ये राजनीति से बड़ा प्रयास है, उसी में लगा हूँ। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उनका संसदीय क्षेत्र है, आपके उनके कैसे रिश्ते हैं? और अगर लोकसभा में आपको वहाँ चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो क्या स्थिति होगी? बड़े सम्मानित मंत्री हैं, उनको हम हमेशा मतलब एक सम्मान के भाव से ही देखता हूँ। और इस प्रकार की मेरी जब कोई बात ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं, तो मैं इस पर क्या उत्तर दूँ। मैं तो बता रहा हूँ, सामाजिक अभियान लेकर मैं चल रहा हूँ, तो उनका सबका आशीर्वाद मिलता रहा है। समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और जितने भी अभिभावक के सबसे मैं सदैव आशीर्वाद लेता रहा हूँ कि हम लोग इस अभियान में बिहार को, अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा सकें। आपको क्या लगता है कि बिहार की अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारी आज के समय में सोच हो गई है, जो बड़ी संकुचित हो गई है। हम जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर संघर्ष करते हैं। इससे जब तक मुक्त नहीं होते, आगे का रास्ता प्रशस्त नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग को प्रयास करना होगा। मतलब आप ये मानते हैं कि जब तक जात पात भेदभाव की भावना रहेगी, बिहार नहीं बदलेगा? क्योंकि आप देखिए, एक साधारण रथ, उसको 4 पशु अगर मिलकर खींचते हो, चारों में समन्वय नहीं हो, कोई आगे ले जाना चाहे, कोई पीछे ले जाना चाहे, कोई बाएं कोई दाहिने, तो रथ चलेगा क्या? और समाज में अगर हर ऐसे वर्ग आपस में संघर्ष करने लगे, कोई कहीं ले जाना चाहे, कोई कहीं ले, तो ना तो कोई वर्ग आगे बढ़ेगा, ना समाज में सामूहिक रूप से आगे बढ़ेगा। तो इसलिए सबको मिलकर इस पूरे कैंपेन का नारा ही है, चिंता नहीं चिंतन करें, संघर्ष नहीं सहयोग करें, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। तो इस रूप में सबका सहयोग लेते हुए आगे भविष्य निर्माण करें, यही इसका संकल्प है। मौजूदा वक्त में अगर हम देखें तो बिहार में नीतीश और तेजस्वी जी की मिलकर सरकार चल रही है। वो चूँकि अभी आपने देखा भी होगा कि जाति जनगणना उन्होंने की, तो क्या लगता है इन सबसे बिहार की तस्वीर में कुछ फ़र्क आएगा या ये सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए है? देखिए, मैं भी उसी सरकार का अंग हूँ, तो इस रूप में जो भी सरकार के द्वारा लिए कदम है उसका मैं भी समर्थन करता हूँ। और मुझे लगता है जो उद्देश्य है ये एक हर जाति के जो स्थिति है उसमें सुधार हो। इसी उद्देश्य के साथ जातिगत जनगणना भी कराई गई। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो मेरे कही गई बातों से अलग है। उन्हीं बातों को मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति विकसित हो, हर जाति हर संप्रदाय का व्यक्ति विकसित, तभी तो बिहार विकसित होगा। इसके लिए हम लोग को मिलकर प्रयास करना चाहिए। जातियाँ बिहार में तब भी थीं, लेकिन जातिवाद इस रूप का नहीं था, तो आपस के संघर्ष नहीं होने चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ।
आप जिस तरह बदलाव की बातें कर रहे हैं, उस तरीके की बदलाव कुछ समय पहले दिल्ली में भी देखी गई। वो भी आईआईटी से पढ़कर निकले और उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें की। नाम है अरविंद केजरीवाल। जब पार्टी बनाई तो उन्होंने ये कहा कि वो उनकी पार्टी सबसे अलग है और वो एक मिसाल बनकर सबके सामने लेके आएंगे, देश के सामने लेके आएंगे। लेकिन अब वो वक्त ऐसा बदला कि वो कांग्रेस से तो मिले ही, बाकी भी दल हैं उनके भी साथ खड़े होते नज़र आते हैं। देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल बात मैं कर नहीं रहा हूँ और न कोई मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं तो केवल स्मरण करा रहा हूँ कि बिहार तब आगे था तो क्यों था, आज यदि आगे होना चाहिए तो क्या करना चाहिए। इतनी छोटी सी बात कर रहा हूँ, कोई बड़े बातें नहीं करेंगे। मैं जरूर कह रहा हूँ कि यदि बिहार को विकसित बनाना है तो इन भावों से ऊपर उठना होगा। तो इसमें इस प्रकार के कोई ना तो मैं वादे कर रहा हूँ ना कोई बात में, तो लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ जो बिल्कुल भिन्न है जिस बात को आप कह रहे हैं उससे। थोड़ा सा ऐड करूँगा कि जब वो बातें उन्होंने भी की थी, उन्होंने भी कहा था, केजरीवाल ने भी कहा था कि वो पार्टी नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ जो आंदोलन है हमारा वो सिर्फ करप्शन को लेके, एक सामान्य हमारे जो बिल हम जिसकी मांग कर रहे हैं उसको लेकर है। लेकिन वक्त धीरे धीरे बदलता गया। तो उस कंडीशन में अगर आप कभी राजनीति में आते हैं तो आपके सामने क्या पैरामीटर होंगे कि हमें किन पैरामीटर्स पे आगे बढ़ना है और कैसे हमको अपने सिस्टम को बदलना है? देखिए, सिंपल मैंने बात कही। मैंने कहा कि मैं तो कह ही रहा हूँ कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, आने का प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन अभी जो मैं बिहार की बात करता हूँ और जिस प्रयास में मैं लगाऊँ, मैं कह उससे बड़ा प्रयास करूँ जो सामाजिक परिवर्तन का प्रयास है। इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा। मैं कह रहा कि सामाजिक परिवर्तन जब तक नहीं होता तब तक अच्छे लोगों की राजनीति में आने से वो जो अपेक्षित परिणाम है नहीं मिलेंगे। इसीलिए अभी समाज के परिवर्तन में लगाऊँ, उतना ही लगा हूँ, वही कर रहा हूँ, वही करता रहूँगा। जी, विकास वैभव की नज़र में एक बिहारी क्या है? एक बिहारी एक बौद्धिक परंपरा का वाहक है, एक संदेश का वाहक है, एक दृष्टि का वाहक है। और निश्चित यदि अपने स्वयं की दृष्टि को जान गया, अपने स्वत्व को जान गया, तो भारत के उत्कर्ष में उसकी सबसे बड़ी भूमिका निश्चित होगी। नौकरी और सेवा में आपका ज़्यादातर वक्त बीतता है, घर परिवार को कैसे वक्त दे पाते हैं? देखिए, जब भी आप घर में, समय तो 24 घंटे ही है, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं कुछ त्याग करना पड़ता है। जो समय आप परिवार को दे सकते थे आप बिहार को दे रहे हैं। तो परिवार का भी समर्थन इस नाते मिलता है कि जब बिहार नहीं बदलेगा तो परिवार की स्थिति कैसे अच्छी होगी। तो इस रूप में समर्थन मिलता है। निश्चित है कि जो समय हम दे सकते थे उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी समय उस रूप में दे सकूँ उसको भी देने का प्रयास करूँ, जो मेरे बेसिक दायित्व है उसमें कमी न रहे। घर में और कौन कौन लोग हैं? क्या घर में मेरे माता पिता तो यही नोएडा में रहते हैं, भाई रेलवेज की नौकरी में है, बहन अभी बैंक में है, नोएडा में ही है। मेरी पत्नी और बच्चे मेरे साथ पटना में रहते हैं और बेटी मेरी अब क्लास 11th में है, मेडिकल की तैयारी कर रही है। बेटा क्लास 6 में है। दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी यात्रा उनकी भी चल रही है। समय समय मैं भी जो समय होता है उन्हें मार्गदर्शन देता हूँ, प्रयास करता हूँ उनका जीवन भविष्य उज्ज्वल हो। आईपीएस विकास वैभव को किससे डर लगता है? डर तो उस रूप में सच पूछिए तो अगर धर्म के आप साथ हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, इसलिए किसी से नहीं लगता। ईश्वर से बस यही लगता है कि मेरा मन कभी ऐसा ना हो जाए कि मैं गलत का साथ दे दूं, यही डर लगता है। इसलिए हर परिस्थिति में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ शक्ति देना, ताकि जितने भी संघर्ष हैं, जितने भी विरोध हो, लेकिन मन सत्य से डिगे नहीं। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। विकास जी, न्यूज़रूम पोस्ट पर आप आए, तमाम सवालों का जवाब दिया और बेबाकी से जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। गेस्ट सेशन में फिर होगी किसी नए शख्स के साथ मुलाकात, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।